नमस्कार, मैं शकील साजिद आपके सामने हाजिर हूं लेकर हमारा खूबसूरत कार्यक्रम चर्चा है। तमाम चर्चाओं के बीच जो सबसे बड़ी चर्चा वर्तमान में है, रायपुर राजधानी में गोवा और मुंबई की तर्ज पर न्यूड पार्टी और स्ट्रेंजर पार्टी आयोजित करने की तैयारी की जा रही थी, जिसे लेकर शहर में भारी बवाल मच गया। ये पार्टी अपरिचित क्लब द्वारा भाटा गांव स्थित एसएस फार्म हाउस में 21 सितंबर को शाम 4 बजे से रात 3 बजे तक आयोजित की जानी थी। सोशल मीडिया पर हमारे सूत्र बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस पार्टी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट सामने आने के बाद धार्मिक संगठनों, हिंदू संगठनों और कांग्रेस नेताओं ने खुलकर विरोध दर्ज कराया। मामला गरमाया तो एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह के हस्तक्षेप के बाद पार्टी की मंजूरी, ध्यान दीजिए, पार्टी की मंजूरी रद्द कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए 2 एफआईआर दर्ज की है, एक न्यूड पार्टी के आयोजकों के खिलाफ और दूसरी स्ट्रेंजर पुल पार्टी के आयोजकों पर। बहुत गंभीर बात, हाइपर क्लब के मैनेजर जेम्स बैक, संतोष जेवानी, अजय महापात्र, एसएस गुप्ता, टीनू सिंह और देवेंद्र कुमार समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है रायपुर में। इन सभी पर फार्म हाउस, रिसॉर्ट्स और होटलों में आपत्तिजनक पार्टियों के आयोजन का आरोप है। पुलिस की शुरुआती जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार पुल पार्टी के बाद एक क्लोज न्यूड पार्टी भी आयोजित की जाती थी, जिसमें केवल चुनिंदा 18-20 लोगों को एंट्री मिलती थी। इस पार्टी की एंट्री फीस 40,000 रुपये, जबकि कपल के लिए 1 लाख रुपए तक ली जाती थी। यह पार्टी रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक चलती थी। इसमें रूम बुकिंग की भी सुविधा रहती थी। साथ ही हेरोइन और एमडीएमए जैसे ड्रग्स की सप्लाई की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस का अनुमान है कि एक पार्टी पर करीब 10 लाख रुपए, जी हां 10 लाख रुपए खर्च किया जाता था। जहां तक स्ट्रेंजर पार्टी की बात है, इसकी एंट्री फीस 2 से 5,000 रुपए रखी गई थी। आयोजन एसएस गुप्ता के फार्म हाउस में होना था। इसमें 110 लोगों की व्यवस्था थी, जिसमें खाने की व्यवस्था भी शामिल है, लेकिन हर पैग और हुक्के के लिए अलग से शुल्क वसूला जाता था। एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर जिस इंस्टाग्राम आईडी से न्यूड पार्टी का पोस्ट किया गया, उसकी तकनीकी जांच की जा रही है और आईपी एड्रेस ट्रेस करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि यह पार्टी वास्तव में होनी थी या महज अफवाह थी, लेकिन अब तक की जांच में कई पुख्ता सबूत सामने आ चुके हैं और अगर पुलिस के पास खुद आयोजक पहुंच रहे हैं, उन लोग खुद इसे रद्द करा रहे हैं, अगर उन्होंने पुलिस को मंजूरी ली थी इस पार्टी की, फिर इसके अफवाह होने की गुंजाइश बेहद कम। फिलहाल पुलिस की साइबर और क्राइम ब्रांच टीम पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और संभावना जताई जा रही है कि मामला बड़े सेक्स और ड्रग रैकेट से जुड़ा हो सकता है। गिरफ्तार युवकों से पूछताछ जारी है और अन्य संभावित आयोजकों की भी पहचान की जा रही है। उम्मीद कर रहा है छत्तीसगढ़, उम्मीद से है रायपुर कि इस तरह के न्यूड पार्टी, नंग्ड पार्टी आयोजित करने वालों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आगे चलकर कोई भी नौजवान, कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ की एक शानदार, खूबसूरत अस्मिता और पहचान को खत्म करने की कोशिश ना करे। आगे बढ़े एक अच्छी खबर इस बीच, रायपुर से राजिम तक ट्रेन सेवा की बहुप्रतीक्षित शुरुआत अब तय हो गई है। रेलवे द्वारा 18 सितंबर से इस रूट पर मेमू ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। इस नई रेल सेवा का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सुबह 11 बजे राजिम स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर करेंगे। इस अवसर पर स्थानीय सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। रेलवे अधिकारियों ने पहले ही राजिम स्टेशन का निरीक्षण कर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है। इस नई सेवा के तहत प्रतिदिन
3 जोड़ी मेमू ट्रेनें सुबह, दोपहर और शाम को चलेंगी, जिससे यात्रियों को समय और सुविधा दोनों मिलेगी। रायपुर से चलकर ये ट्रेनें मंदिर हसौद, सीबीडी, पीएच, केंद्रीय, अभनपुर और माणिक चौरी स्टेशन होते हुए रांची तक जाएगी। इस सेवा से दैनिक यात्रियों, नौकरी पेशा विद्यार्थियों और धार्मिक पर्यटकों को सीधा लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि मेमू ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल होती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगी। रेलवे प्रशासन ने स्टेशन और ट्रेन संचालन की पूरी तैयारी कर ली है और उद्घाटन समारोह को सफल बनाने की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। यह रेल सेवा क्षेत्रीय विकास के साथ साथ राज्य सरकार की जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी, रायपुर अंचल के डीआरएम सहित रायपुर मॉडल के तमाम वो लोग जो इसके संचालन से जुड़े हैं, हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं, सलाम करते हैं। चर्चा में आगे, हरियाणा के नूह जिले में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात एक बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया है, जिसने डिजिटल पेमेंट की दुनिया में खलबली मचा दी। मोबीक्विक ऐप के कई यूजर्स के वॉलेट में अचानक लाखों रुपए ट्रांसफर होते दिखने लगे। खास बात यह रही कि इन ट्रांजैक्शनों के लिए न तो किसी ने पैसे भेजे, न ही कोई वैध प्रक्रिया अपनाई गई। यह घटना रात 3 बजे के बाद शुरू हुई, जब कई लोगों को अपने वॉलेट में बड़ी रकम दिखाई देने लगी। जैसे ही यह बात फैली, लोग बाजार की ओर दौड़ पड़े और दुकानदारों को 30 से 50% तक का कमीशन ऑफर कर वॉलेट की नकली रकम को कैश में बदलने लगे। इस बीच कुछ व्यापारियों ने बिना पुष्टि किए कैश दे दिया, जिनमें नूह का एक मेडिकल स्टोर संचालक भी शामिल है, जिसके वॉलेट में 1.13 करोड़ रुपए दिखाए। वहीं जलेबी विक्रेता के खाते में 24 लाख और 2 अन्य यूजर्स के वॉलेट में 7.5 रुपए तक शो होने लगे। ट्रांजैक्शन करते ही साउंड बॉक्स से पेमेंट सक्सेसफुल की आवाज आने के कारण दुकानदारों को शक नहीं हुआ। कुछ लोग पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डलवाकर भी इस फ्रॉड का फायदा उठा ले गए, लेकिन सुबह 8 बजे के बाद जैसे ही इन व्यापारियों ने अपने वॉलेट से रकम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की कोशिश की, तो ट्रांजैक्शन फेल होने लगा। इससे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़ है। तब जाकर कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी। साइबर और आईटी टीम तुरंत एक्टिव हुई और एडवाइजरी जारी कर दी गई कि यह एक फ्रॉड है और किसी भी अनजान लेन देन को स्वीकार न किया जाए। पुलिस ने मोबीक्विक ऐप अथॉरिटी से संपर्क कर विस्तृत जानकारी मांगी है और इस तकनीकी गड़बड़ी या हैकिंग के कारणों की जांच शुरू कर दी है। एएसपी आयुष यादव के अनुसार यह पूरी तरह से एक साइबर फ्रॉड है। वॉलेट में दिख रही रकम सिर्फ दिखावा है, जो बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जा सकती। लोगों को सतर्क रहने और इस तरह की किसी भी योजना पर या अफवाह से बचने की सलाह दी गई है। फिलहाल पुलिस को 2 लिखित शिकायतें भी मिल चुकी है और 1930 साइबर हेल्पलाइन पर संपर्क करने की अपील की गई है। नूह से लेकर पलवल तक इस ऐप के हजारों यूजर्स हैं, जिससे यह घटना और भी व्यापक हो सकती है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस तकनीकी सेंध के पीछे कौन है और कैसे पूरे सिस्टम को गुमराह किया गया। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही बड़ी खबर, हम सभी की मातृभाषा, हम सभी की राष्ट्रभाषा। आज 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। डीएन न्यूज़ प्लस भी आप तमाम भारतवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई देता है, गाढ़ा गाढ़ा बधाई देता है। हर साल 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ एक भाषा के सम्मान का नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और पहचान के गौरव का प्रतीक है। हिंदी केवल एक माध्यम नहीं है विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का, बल्कि ये हमारी जड़ों से जुड़ी आत्मा की अभिव्यक्ति है। आज के वक्त में जब अंग्रेजी जैसे भाषाएं वैश्विक मंच पर हावी हैं, ऐसे में हिंदी ने भी अपना एक मजबूत और स्थायी स्थान बना लिया है। सोशल मीडिया, सिनेमा, साहित्य, शिक्षा और संवाद के अन्य माध्यमों में हिंदी की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। इस अवसर पर हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा को, अपनी हिंदी को
सिर्फ बोलने तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे गर्व से अपनाएं, फख्र से अपनाएं, आगे बढ़ाएं और अगली पीढ़ी तक इसकी मिठास और महत्व पहुंचाएं। हिंदी दिवस पर अपने परिजनों, मित्रों और सहयोगियों को कुछ भावनात्मक और प्रेरणादायक संदेश भेजकर इस दिन को और विशेष बनाया जा सकता है। जैसे हिंदी है हमारी आत्मा की आवाज़, हर शब्द में बसती है हमारी पहचान, या हिंदी में है अपनापन, हिंदी में है सादगी। हिंदी दिवस पर ले ये संकल्प, हर दिन बढ़ाएं इसकी लोकप्रियता। ऐसे कई संदेश हैं जो न सिर्फ हमारे जज्बात, हमारे दिलों को छूते हैं, बल्कि हिंदी के इज्जत बख्शते हैं, हिंदी के सम्मान को भी व्यक्त करते हैं। इस हिंदी दिवस पर अपनी भाषा को नमन करें और गर्व से कहें, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। जी हाँ, मेरे लिए भी ये बड़ी भावनात्मक अपील है आप सभी से कि हिंदी दिवस पर आप सभी को कोटि कोटि बधाई। और हिंदी के जैसी मुझे मालूम है, मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ, लेकिन हम करोड़ों में पहुँच गए हैं। हिंदी बोलने वाले पूरे विश्व में करोड़ों में पहुँच गए हैं और इसमें हमारे एम्बेसडर जो है, हमारे राजदूत जो हैं, वो हमारे हिंदी भाषा की हमारी फिल्में, नाटक, हमारे गीत, गज़ल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे नृत्य, हमारे तमाम लोगों को जाता है जो हिंदी से जुड़े हुए हैं। मैं भी इस बात पे गर्व करता हूँ कि मैं हिंदी हूँ और मेरा वतन हिंदुस्तान है। आगे बढ़ते हैं। आज बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना का 41वां जन्मदिन है। एक्टर, गायक और बेहतरीन एक्टर, लेखक के तौर पर पहचान बना चुके आयुष्मान ने बीते 13 सालों में अपने फिल्मी कैरियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने अब तक 20 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 8 फिल्में हिट साबित हुई, 7 फ्लॉप रही और 5 ने एवरेज प्रदर्शन। आयुष्मान खुराना ने साल 2012 में बेहद खूबसूरत फिल्म विक्की डोनर से बॉलीवुड डेब्यू किया था, जो दर्शकों और क्रिटिक्स, मैं बताया ना आपको, जो दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों को वो खूब पसंद आई। इसके बाद हालांकि कुछ फिल्में जैसे नौटंकी साला, बेवकूफ़ियाँ और हवाई ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे खास कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक और खूबसूरत फिल्म दम लगा के हाइशा से उन्हें फिर पहचान मिली। वर्ष 2017 में भी उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा। जहां मेरी प्यारी बिंदु फ्लॉप रही, वहीं बरेली के बर्फी और शुभ मंगल सावधान को एवरेज रिस्पांस मिला। इसके बाद 2018-2019 उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब उनकी 5 फिल्में, अंधाधुन, बेहद खूबसूरत फिल्म बधाई हो, आर्टिकल 15, एक और शानदार फिल्म, अगर आपने देखी नहीं हो तो जरूर देखिए, ड्रीम गर्ल और बाला, बाला हो बाला, लगातार हिट रही। अंधाधुन के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हालांकि 2020 के बाद उनके कैरियर की रफ्तार थोड़ी धीमी रही। गुलाबो सिताबो OTT पर रिलीज हुई और बाकी फिल्में जैसे शुभ मंगल सावधान, चंडीगढ़ करे आशिकी, अनेक, डॉक्टर जी और एन एक्शन हीरो को बॉक्स ऑफिस पर खास सफलता नहीं मिली। लेकिन 2023 में रिलीज हुई ड्रीम गर्ल 2 ने एक बार फिर उन्हें हिट ट्रैक पर लौटा दिया। 13 साल के इस फिल्मी सफर में आयुष्मान ने साबित किया कि कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के लिए दर्शक हमेशा तैयार रहते हैं। उनके चयनित विषय, दमदार अभिनय और अलग अलग किरदारों की समझ से उन्हें आज बॉलीवुड का एक भरोसेमंद नाम माना जा रहा है। एक और बड़ी बात छत्तीसगढ़ में साहू समाज की, जिसकी पूरी शाख छत्तीसगढ़ में फैली है, और इस बात पर साहू समाज के साथ साथ जिनकी जनसंख्या लगभग 50 लाख है, हमें भी फख्र है। अब संगठनात्मक रूप से साहू समाज एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है। प्रदेश साहू संघ की प्रदेश इकाई का निर्विरोध निर्वाचन 30 वर्षों बाद हुआ है, जो समाज के भीतर बढ़ती परिपक्वता और एकजुटता का परिचायक है। इस प्रयास को सफल बनाने के लिए प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू और उनकी पूरी कार्यकारिणी लगातार जिलों का दौरा कर रही है। उनका उद्देश्य केवल चुनाव कराना नहीं, बल्कि समाज को संवाद और समन्वय की राह पर ले जाना है। वहीं डॉक्टर साहू का मानना है कि समाज में पद केवल सेवा का माध्यम है, न कि शक्ति प्रदर्शन का। जब सेवा भावना ही प्रमुख हो तो चुनावी प्रतिस्पर्धा का कोई औचित्य नहीं बचता। इसी सोच के
तहत उन्होंने समाज जनों से आह्वान किया है कि ग्रामीण परिक्षेत्र, तहसील और जिला स्तर की सभी इकाइयों का निर्वाचन भी सर्वसम्मति से और निर्विरोध रूप से संपन्न हो। अधिकारियों ने अब तक 13 जिलों का दौरा पूरा कर लिया है और यह अभियान निरंतर जारी है। इसके बाद सामाजिक सर्वे की भी योजना बनाई गई है। प्रदेश साहू संघ के संयुक्त सचिव प्रदीप साहू के अनुसार इकाइयों के गठन के पश्चात गांव-गांव जाकर महिला, पुरुष, बुजुर्ग, युवा और बच्चों का डेटा एकत्र किया जाएगा। इस डेटा के आधार पर समाज की स्थिति को समझा जाएगा और शासन प्रशासन तक समाज की आवश्यकताओं और मांगों को संगठित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदेश में 10,000 से अधिक गांवों में साहू समाज के लोग निवास करते हैं। सरगुजा और बस्तर संभाग को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 15 सितंबर तक निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जानी है। 202 तहसील इकाइयों और 34 जिला इकाइयों के माध्यम से संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया रहा है, जिससे नुआपाड़ा के साहू समाज के लोग भी सक्रिय जिम्मेदारी निभा रहे हैं। समाज के भीतर समरसता, संवाद और संगठन की भावना को मजबूत करने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम है। निर्विरोध निर्वाचन के इस मॉडल को साहू समाज एक सामाजिक आंदोलन के रूप में देख रहा है, जो भविष्य में छत्तीसगढ़ ही नहीं, अन्य राज्यों के समाजों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकता है। और आज साहू समाज के पास निर्विवाद रूप से नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री अगर तोखन साहू हैं तो हमारे बेहद सक्रिय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी हैं। उसके साथ ही साथ बहुत सारे विधायक, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, हमारे रायपुर के बेहद सक्रिय विधायक मोतीलाल साहू जी, चंद्रशेखर साहू जी, चंदूलाल साहू जी, आपके नए जो संदीप साहू जी, शकुंतला साहू जी, ऐसे नाम लेने पे पूरे के पूरे, रोहित साहू जी, इंद्र कुमार साहू जी, ईश्वर साहू जी को, इन सब को देख के ये लगता है, इन नौजवानों को देख के ये लगता है कि ये एक बहुत प्रगतिशील समाज है, जिसमें नौजवान और उनके साथ साथ बड़े बुजुर्ग अपना खुद का भविष्य बड़े अच्छे से गढ़ सकते हैं। हमारे साथ भी पवन साहू जी भी इस आंदोलन से जुड़े हैं। इन सबको कोटि कोटि बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए चर्चा है डीए न्यूज़ प्लस के साथ। शकील साजिद का नमस्कार।